नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे कुटिया में राजभवन। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट में एक कमेंट लिखें और पूरी किताब के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय कुटिया में राजभवन, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रख्यात का मतलब होता है बहुत अधिक प्रसिद्ध होना। आप मूलतः राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं। मतलब इनकी जो भी पोयम थी उससे हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया है, मतलब लोगों के अंदर चेतना जागृत की है। अतीत की गरिमा और वैभव को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए आपने भारतवासियों को वर्तमान दुर्अवस्था से उबारने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो इन्होंने जो अपने हिस्ट्री के अंदर जो भी प्राउड मूवमेंट थे उनको एक प्रेरणा के रूप में लोगों को दिया, ताकि वो वर्तमान समय में जो हमारी दुरावस्था, जो बेकार अवस्था चल रही है, उससे बाहर निकलने के लिए हमें प्रोत्साहन मिले। आपकी मृत्यु 1965 में हुई, 1964 में हुई। साकेत और जय भारत आपकी दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत, भारती आदि अन्य रचनाएं हैं। तो ये सभी इनकी रचनाओं के नाम हैं जो इन्होंने लिखी। प्रस्तुत पदभाग साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो आधुनिक राम काव्य परंपरा की अनुपम कड़ी माना जाता है। तो इसके अंदर जो साकेत महाकाव्य था उसी में की कुछ पंक्तियां जो हैं वो आपको यहाँ पे दी गई हैं, जो उनके आधुनिक काल में जो रामायण है उसको किस तरह से कवियों ने लिखा है उसी का ही एक रूप है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में गुप्त जी का उल्लेखनीय भूमिका रही है। तो खड़ी बोली मतलब ये जो वर्डिंग इसके अंदर यूज़ की हुई है, इसको हम खड़ी बोली कहते हैं। सीता जी वन में राजसुख भोगती हैं। श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ धन और राजभवन का कोई मूल्य नहीं है। तो इसके अंदर बताया हुआ है, जब सीता, राम और लक्ष्मण जो है वो वन के अंदर हैं, तो सीता जी उस समय कैसा महसूस कर रही हैं? वो महसूस कर रही हैं कि वो राजभवन के अंदर ही हैं जैसे, और रामचंद्र जो हैं वो उनके साथ हैं, जो कि वहाँ के नरेश हैं या राजा हैं, और उनके देवर जो हैं वो एक मंत्री के रूप में काम करें, यानी मिनिस्टर के रूप में। और इनके जहाँ पर ये रह रही हैं वन में, वो वन जो है वो किसी भवन से, राजभवन से कम नहीं है। शुरू करते हैं। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हैं, देते आ रहे आशीष हमें मुनिवर हैं। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकार है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं। तो सीता जी कह रही हैं कि मेरी ये जो कुटिया है, हट है, उसके अंदर राजभवन, एक पैलेस का सा सुख है। यहाँ पर जो प्रिंस हैं, जो राजा हैं, किंग हैं, वो मेरे प्राणेश श्री राम हैं, और उनके सचिव या मंत्री, मिनिस्टर जो हैं वो उनके देवर हैं, जो लक्ष्मण हैं। और हमें आशीष, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए यहाँ पर मुनिवर आते हैं, जो आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और उनके लिए यहाँ धन जो है वो यहाँ पर तुच्छ है, धन यहाँ पर नहीं है इस वन में, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुमूल्य हैं। यहाँ पर वन में सिंह यानी कि शेर, टाइगर और मृग यानी डियर जो हैं वो एक साथ एक ही तट पर आकर पानी पीते हैं। इतना अच्छा यहाँ पर माहौल है। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों नहीं यहाँ पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य श्रुति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। सीता माता कहती हैं कि सीता रानी जो यहाँ
इस वन में आई है तो यहाँ आने से उन्हें प्रॉफिट ही हुआ है, लाभ ही हुआ है। मैं यहाँ पर औरों के हाथों से नहीं पलती, यानी जो सीता हैं वो एक राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और हमेशा लोगों के उनके चारों तरफ दास दासियाँ रहे जिन्होंने उनका काम किया है। कुछ भी आवश्यकता पड़ी तो उन्हें खुद नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ वन में वो औरों के हाथों पे नहीं पलती हैं, स्वयं अपना सारा काम कर लेती हैं, स्वयं अपने पैरों पर खड़ी चलती हूँ, मतलब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। श्रमवारी बिंदु का अर्थ यहाँ पे स्वेटिंग से है। जब हम कोई भी फिज़िकल वर्क करते हैं तो हमें स्वेट होता है, पसीना आता है, उसी को इन्होंने कहा है कि श्रमवारी बिंदु, यानी जो मुझे पसीना आता है उसके फलस्वरूप मुझे स्वास्थ्य जो है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। और मैं अपने आँचल से, अपने पल्लू से, अपने साड़ी के जो उन्होंने वस्त्र पहना हुआ है उससे वो अपना व्यंजन यानी पंखा जो है वो स्वयं झलती हैं। आपने देखा होगा गाँवों में जब लाइट नहीं आती है तो एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको वो पेपर की तरह जिसको वो झलते हैं तो उससे हवा आती है। उसे व्यंजन या फिर पंखा कहा जाता है, हाथ वाला पंखा। तनुलता सफलता सुआद आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। अब इस वाले पैराग्राफ में जो सीता जी हैं वो बता रही हैं कि वन में जहाँ रहती हैं तो वहाँ पे फूल पत्तियाँ जो हैं वो किस तरह से उन्हें सुख देती हैं। तो वो कह रहे हैं कि तनु जो फूल पत्ते हैं, लताएं हैं, बेल हैं, उनको देखने का सुख जो है वो उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। किसलय यहाँ पर है कि जब जो पेड़ हैं उनमें से नवीन पत्तियाँ जो निकलती हैं वो उनके स्वागत के लिए हिलती हैं। जब हवा चलती है तो पत्तियाँ हिलती हैं, ऐसा लगता है जैसे उनका स्वागत कर रहे हैं। मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, और यहाँ पर सुमन अर्थात फूल जो हैं वो बहुत ही मृदुल मनोभावों के साथ, बहुत ही कोमलता के साथ खिलते हैं। यहाँ पर डाली डाली पर नए फल जो हैं वो नित्य हमें मिलते हैं, यानी कि हमें फ्रेश फ्रूट खाने को मिलते हैं। और तृण तृण पर मुक्ता भार, जब हम तृण का अर्थ होता है घास, घास के ऊपर जब सुबह हम देखते हैं तो हम लोगों को भी मुक्ता भार, ओस की बूंदें जो हैं वो मोती की तरह यहाँ पर दिखती हैं, जिसके भार से वो घास जो है वो झुकी रहती है। निधि खोल दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। इसमें ये बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें गृहस्थ सुख जो है वो वन में आकर मिल रहा है। निधि खोल यानी अपना खजाना खोलकर दिखला रही प्रकृति निज माया, अपना खजाना खोलकर जो प्रकृति है वो अपनी माया या अपना सुंदरता जो है वो हमें दिखा रही है, यानी प्रकृति का जो ट्रेजर है वो उन्हें यहाँ पर आकर मिल गया है। कहता है कौन भाग्य ठगा है मेरा, लोग जो हैं वो सीता के लिए बोल रहे हैं कि वो एक राजकुमारी के रूप में उन्होंने जन्म लिया और अब उन्हें अपना जीवन एक वन में बिताना पड़ रहा है, तो वो उनका तो भाग्य बहुत ख़राब है, वो तो अनलकी हैं, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन सीता जी खुद कहती हैं कि मेरा भाग्य ठगा नहीं है, वह सूना हुआ भय दूर भगा है मेरा। मेरा जो भय है, मेरा जो डर है वो यहाँ पर वन में आने से दूर हुआ है। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, मैं अपने हाथ से स्वयं अब सब काम कर लेती हूँ, और वन में आकर ही मेरा गृहस्थ जीवन जो है वो रियल हुआ है, जगह है। यानी अब मैं गृहस्थ का सारा काम, गृहस्थ किसे कहते हैं, जो सुबह उठकर अपने घर का सारा काम करने में सक्षम हो। जो राजा रानी या प्रिंसेस वगैरह होते हैं वो अपने घर का सारा काम नहीं करते हैं, लेकिन सीता माता जब वन में आई तो उन्हें अपने घर का सारा काम सुबह से लेकर शाम तक खुद करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मेरा गृहस्थ जीवन भी यहाँ पर आकर जगा है। वह वधू जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया।
फल फूलों से है लदी डालियाँ मेरी, वे हरी पत्तलें भरी थालियाँ मेरी। मुनि बालाएँ हैं आलिया मेरी, तटनी के लहर और तालियाँ मेरी। यहाँ पर वो बोल रही हैं, वधू जानकी बनी आज यह जाया। ये आज जाया मतलब ये लड़की जो है वो आज वधू जानकी बनी है। आज नव युवती जो है, जो जानकी थी, वो आज एक वधू बनी है। और मेरी जो फलों और फूलों से लदी हुई हैं डालियाँ जो मेरे आसपास में हैं, और हरी पत्तलें मतलब हरी हरी पत्तियाँ जो हैं वो मेरी थाली बनी है। थाली किसको कहते हैं? जिसके अंदर हम खाना खाते हैं। तो सीता जी जो हैं वो अभी हरी पत्तियाँ, बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं, उन्हीं को ही पत्तल के रूप में यूज़ कर रही हैं। और मुनि बालाएँ यानी मुनियों की जो बच्चियाँ हैं वो अभी उनकी आलिया यानी सखियाँ बनी हुई हैं, फ्रेंड्स बनी हुई हैं। तटनी की लहरें, तटनी जो है वो क्या कहा गया है नदी के लिए। नदी की जो लहरें हैं और उनसे लहरों के चलने से एक शोर आता है या एक तालियां बज रही हैं, इस तरह से लगता है। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। सीता जी कहती हैं कि अब उन्हें खेलने के लिए, क्रीड़ा के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। उनकी निज छाया जो है वही उनके लिए क्रीड़ा की सामग्री बनी हुई है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें और एक लास्ट में कमेंट लिखें जिसमें बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। धन्यवाद।